नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हॉरर विद डैनी में। और आज फिर से लेकर आया हूँ एक और थ्रिल से भरी हुई कहानी को। दोस्तों, सीरीज का नाम आपको टाइटल में मिल जाएगा, तो ज्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं कहानी को। दोस्तों, इस सीरीज के सीजन 3 की शुरुआत काफी सारे नए नए सीन से होती है। और सोचो तुम एक नॉर्मल रोड ट्रिप पर हो, मौसम थोड़ा फॉगी है, रोड खाली है और तुम बस घर पहुंच जाते हो और अचानक एक बड़ा सा पेड़ रोड के बीच गिरा हुआ मिलता है और तुम गाड़ी घुमाते हो और दूसरा रास्ता ले लेते हो। और फिर रियलाइज होता है कि तुम एक ऐसे टाउन में आ गए जहां से बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। दिन में सब ठीक लगता है, रात को काफी सारे मॉन्स्टर्स बाहर निकल जाते हैं और धीरे धीरे लगता है कि ये सब पहले भी हो चुका है। बस इसी फीलिंग के साथ सीजन 3 की स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों, काफी सारी कंफ्यूजन, फियर और एक रिपीटिंग लूप के सस्पिशन से। दोस्तों, सीजन की शुरुआत होती है तबीता से। पिछले इवेंट्स में वो लाइट हाउस से गिर गई थी और सबको लगा कि वो मर चुकी है, लेकिन वो हॉस्पिटल में आंख खोल लेती है, जो कि लास्ट सीजन के लास्ट एपिसोड में दिखाया गया था। और वो रियल वर्ल्ड में आ चुकी है और डॉक्टर बोलते हैं कि वो जंगल में इंजर्ड मिली थी, जैसे कि कोई लॉस्ट हाइकर हो। और हाइकर ने ही इंफॉर्मेशन दी थी कि जंगल में कोई लड़की हाइक करते हुए शायद गिर गई हो। ये उनके लिए एक सिंपल रेस्क्यू केस है। तबीता के लिए ये सब सरियल है। उसे क्लियरली याद है मॉन्स्टर्स टाउन और वो लोग अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं। उसके दिमाग में वही का बैकग्राउंड चल रहा होता है, तो वो तुरंत समझ आती है कि अगर वो डॉक्टर को ये सच बताने लगेगी तो वो ना मॉन्स्टर्स में बिलीव करेंगे ना कर्स टाउन में। शायद उसे कोई पागल समझकर उसे मेंटल वार्ड में डाल देगा, इसीलिए वो चुप रहती है। वो नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करती है और बेसिक सवालों का बेसिक जवाब ही देती है और प्लान बनाती है कि हॉस्पिटल से चुपचाप से कैसे निकला जाए। दोस्तों, हॉस्पिटल से निकलने के वक्त उसके पास विक्टर का लंच बॉक्स होता है। वो एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रूफ है। ये बताता है कि जो कुछ उसने एक्सपीरियंस किया वो इमेजिनेशन नहीं था, वो सच में उस टाउन में ही थी और उन्हीं चीजों को एक्सपीरियंस कर रही थी। दोस्तों, बाहर आते ही उसे एक और शॉकिंग चीज दिखाई देती है, वही मिस्टीरियस व्हाइट बॉय जो टाउन में दिखाया गया था और जिसने उसको धक्का दिया था लाइट हाउस से। वो थोड़ी देर के लिए अपीयर होता है लेकिन फिर से गायब हो जाता है, वही जो सीजन 1 से चलता आ रहा है। दोस्तों, इस मोमेंट में तबीता को समझ आ जाता है कि टाउन की ताकत सिर्फ उस जगह तक ही लिमिटेड नहीं, वो असली वर्ल्ड तक एक्सटेंड हो सकती है और एस्केप कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। और तभी दोस्तों हम देखते हैं कि तबीता अपनी माँ को कॉल करती है और पूरी सच्चाई बताती है। वो डिसाइड करती है कि पहले वो खुद समझेगी कि ये सब है क्या। उसे विक्टर याद आ जाता है, जो लड़का उस टाउन में सबसे पुराने टाइम से रहता आ रहा है, जिसके बारे में हिंट्स मिलते रहते हैं। और तबीता विक्टर की फैमिली को ढूंढने निकल जाती है। इवेंचुअली वो विक्टर के फादर हेनरी तक पहुंच भी जाती है। दोस्तों, हेनरी शुरुआत में कंफ्यूज होता है। जब तबीता डिटेल्स बताना शुरू करती है तो वो शॉक में आ जाता है। वो बताता है कि विक्टर की माँ मिरांडा को भी कभी स्ट्रेंज विजन्स आने लगे थे, वो भी ट्रैप्ड चिल्ड्रन के बारे में बात करती थी। मिरांडा एक दिन उन्हें बचाने गई थी और फिर कभी वापस ही नहीं आई। फैमिली ने अज्यूम किया कि वो मर चुकी है, लेकिन तबीता के वर्ड से हेनरी को लगता है कि मिरांडा भी उसी कर्स टाउन में फंसी हुई थी। और यहीं पर रियलाइजेशन होती है और तबीता के लिए ये काफी ज्यादा हैवी सिचुएशन होती है और मतलब ये सब पहले भी हो चुका है और शायद कई बार हो चुका है और इसका कोई प्रूफ नहीं है। दोस्तों, यहीं पर हम पैरेलल में देखते हैं कि टाउन के अंदर सिचुएशन काफी ज्यादा टेंस हो चुकी है। सबको लगता है कि तबीता मर चुकी है। जिम, उसका हस्बैंड, इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाता है। वो बिलीव ही नहीं करता कि तबीता सिंपली गायब हो गई है। वो जंगल में अपनी वाइफ को ढूंढना चाहता है, पर शेरिफ बॉयड जो टाउन का लीडर जैसा रोल प्ले करता है वो उसे रोकने की कोशिश करता है। बॉयड काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है, जैसा कि हमने पहले 2 सीजन में देखा भी है। वो जानता है कि जंगल काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है और लोग वहां जाकर और भी ज्यादा खो सकते हैं। पर जिम काफी ज्यादा जिद्दी है और कैनी, जो अपनी फैमिली और टाउन के बीच फंसा रहता है, वो जिम के साथ सर्च पर निकल जाता है, वो भी जंगल में। दोस्तों, यहीं पर हम देखते हैं कि टाउन में एक और प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। वो प्रॉब्लम होती है फूड शॉर्टेज की। क्रॉप्स फिर से फेल हो चुके हैं, स्टोरेज कम है और लोग ऑलरेडी स्ट्रेस में हैं और सर्वाइवल का प्रेशर भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। ना उनके पास खाने के लिए है कुछ और ना ही वहां से निकलने के लिए कुछ है। बॉयड सबको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करता है, वो राशन कंट्रोल करता है, लोगों को शांत रहने को बोलता है, पर टेंशन काफी ज्यादा बढ़ रही होती है क्योंकि जब सर्वाइवल की बात होती है तो बातों से काम नहीं होता। वहां पर हमें प्रैक्टिकली चलना पड़ता है और उसी टाइम ट्रस्ट भी जल्दी ब्रेक हो जाता है। दोस्तों, रात आती है और
मॉन्स्टर्स का अटैक होने लगता है। इस बार अटैक काफी ज्यादा डिफरेंट होता है। वो सीधा लोगों पर नहीं आते पहले की तरह, वो अब एनिमल्स को ही रिलीज कर देते हैं, केओस क्रिएट करते हैं, फिर अटैक करते हैं और इस अटैक में केनी की माँ को मॉन्स्टर्स पकड़ लेते हैं। वो उसे काफी बुरी तरह से मारते हैं, वो उसे टॉर्चर करते हैं जैसे कि वो उन लोगों को इमोशनल पेन देना चाहते हो। और बॉयड और केनी हेल्पलेसली देख रहे होते हैं और ये मोमेंट टाउन के लिए काफी ज्यादा टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि ये चीज कभी हुई ही नहीं। अभी तक हम देखते आ रहे थे कि इंसान ही मॉन्स्टर्स बन सकते थे, लेकिन अब वो मॉन्स्टर्स जानवर भी बन सकते हैं। और दोस्तों यहीं पर सबको रियलाइज होता है कि मॉन्स्टर्स सिर्फ प्रेडेटर्स नहीं, वो साइकोलॉजिकल टॉर्चर भी करने लगे हैं। केनी अपनी माँ की डेथ से टूट जाता है, बॉयड गिल्ट में चला जाता है। वो लीडर है पर सबको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा और उसे अपने अंदर खामियां दिखने लगती है। टाउन का मोरल गिरने लगता है, सारे लोगों का कॉन्फिडेंस लूज करने लगता है और उम्मीद डगमगाने लगती है। इसी बीच एक स्ट्रेंज साइकोलॉजिकल इवेंट स्टार्ट होने लगता है और जिम को वहीं पर फोन कॉल आता है। उसका बच्चा जो मर चुका था वो उसकी आवाज में बात करने लगता है और वो आवाज उसे ब्लेम करती है, काफी ज्यादा कंफ्यूज भी करती है। और जिम को लगता है कि शायद अब वो हेलुसिनेट कर रहा होगा, पर ये पैटर्न रिपीट होता है, मतलब कोई एंटिटी लोगों का गिल्ट और ट्रॉमा यूज कर रही है। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि जूली, रेंडल और मैरिली भी स्ट्रेंज एक्सपीरियंसेस से गुजर रहे होते हैं। वो लोग ट्रांस जैसी स्टेट में चले जाते हैं, ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ नशा या ड्रग लिया है। उन्हें एक विजन आने लगते हैं और जैसे कि वो किसी डार्क डंगियन में फंस चुके हैं और जैसे कि उनकी सोल्स टेम्परेरीली किसी और जगह को पुल होने लग चुकी है। इसे क्लियर हो जाता है कि टाउन सिर्फ फिजिकल ट्रैप नहीं, ये एक मेंटल और स्पिरिचुअल ट्रैप हो सकता है। दोस्तों यहीं पर हम देखते हैं कि तबीता और हेनरी टाउन का कनेक्शन समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो पुराने रिकॉर्ड्स और मेमोरीज को डिस्कस करने लगते हैं। तबीता को लगता है कि शायद वो टाउन में वापस जाकर लोगों की हेल्प कर सकती है, पर ये काफी ज्यादा रिस्की थॉट है। पर वो फील करती है कि उसका रोल अभी भी खत्म नहीं हुआ। एक दिन वो कार में ट्रेवल कर रहे होते हैं और उनका सडनली एक्सीडेंट हो जाता है और तब तबीता होश में आ जाती है और वो उसी रोड पर आ जाती है जहाँ पर वो टूटा हुआ पेड़ दिखाया गया था, जो हमें इस सीरीज की शुरुआत में दिखाया जाता है। और दोस्तों फिर से वो उस कर्स टाउन में आ जाती है। इस मोमेंट पर सब कंफर्म हो जाता है कि टाउन से एस्केप परमानेंट नहीं है, वो लोगों को वापस पुल भी कर सकता है। उसमें इतनी शक्ति है कि कोई उस टाउन को छोड़कर चला भी जाए और वो टाउन उस इंसान को फिर वापस खींच सकता है। दोस्तों तबीता का रिटर्न टाउन में शॉक क्रिएट कर देता है, क्योंकि सब उसे देखकर एकदम चौंक जाते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि वो या तो मर चुकी है या तो उसे जानवरों ने मार दिया है। पर जिम काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, पर कुछ लोग गुस्सा भी हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि तबीता बाहर गई थी और वो हेल्प भी ला सकती थी, पर वापस अकेली ही आ गई और ट्रस्ट काफी ज्यादा डगमगाने लग जाता है। और तबीता एक्सप्लेन करती है कि बाहर जाकर भी सब नॉर्मल वर्ल्ड जैसा ही लगता है और प्रूफ देना काफी ज्यादा मुश्किल है कि ये जगह भी एग्जिस्ट करती है। दोस्तों इसी टाइम फार अवे ट्रीज का कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर होने लगता है। ये स्पेशल पेड़ लोगों को रैंडम जगह पर टेलीपोर्ट करने लगते हैं। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि ये एस्केप हो सकता है और ये एक बंदा ट्राई करता है और वॉल के अंदर फ्यूज होकर मर जाता है। ये कड़वी सच्चाई है कि टाउन रूल फॉलो करता है, वो किसी को भी इधर उधर नहीं भेज सकता। और दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि फातिमा की प्रेगनेंसी एक होपफुल चीज लग रही थी और टाउन में नई लाइफ का आइडिया सबको थोड़ा कंफर्ट दे रहा था, पर धीरे धीरे प्रेगनेंसी वियर्ड होने लगती है। हम देखते हैं कि उसे नॉर्मल खाना पसंद नहीं आ रहा होता, उसे सड़ी हुई चीजें अट्रैक्ट करने लगती है और सबको काफी ज्यादा अजीब फील होने लगता है, क्योंकि सड़ा हुआ खाना तो इंसान खा ही नहीं सकते, डॉक्टर जैसा कोई सिस्टम ही नहीं होता। पर अब लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं लगती। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि एलजे नाम का एक लड़का विजन देख रहा होता है। उसे एक कीमिनो वाली वुमन दिखाई देती है। वो बिलीव करता है कि फातिमा का बच्चा स्पेशल है और सबको घर लेके जाएगा और इन सब की जान इस जगह से बचाएगा। इस बिलीव में वो एक्सट्रीम स्टेप ले लेता है। वो फातिमा को सीक्रेटली एक हिडन जगह पर रख देता है ताकि बच्चा सेफ रहे और प्लान कंप्लीट हो जाए। दोस्तों टाउन में कंफ्यूजन और पैनिक बढ़ने लगता है। फातिमा मिसिंग हो जाती है। लोग सस्पेक्ट कर रहे होते हैं कि कोई इंटरनल थ्रेट हो सकता है, पर बॉयड इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है और यहीं से ट्रस्ट और भी ज्यादा टूटने लग जाता है। दोस्तों इस पॉइंट तक सीजन मिड पॉइंट तक पहुंच चुका है और यहाँ पर सब कुछ बिल्ड हो चुका है और सबको फील हो रहा है कि ये जगह एक रिपीटिंग लूप जैसा है। लोग आते हैं, सफर करते हैं और कुछ सच्चाई डिस्कवर करते हैं और फिर साइकिल रिपीट होने ही लग जाती है और इस लूप से बाहर आना किसी के बस की बात ही नहीं है। जेड नंबर्स और सिंबल से ऑब्सेस्ड होता है। वो पैटर्न्स डिकोड कर रहा होता है। उसे रियलाइज होता है कि नंबर म्यूजिकल नोट्स है। जब वो मेलोडी प्ले करता है तब ट्रैप्ड चिल्ड्रन अपीयर होने लग जाते हैं और वही शब्द बोलते रहते हैं, अंकोई
को ही बोलते रहते हैं जैसे कि वो हेल्प मांग रहे हो। ये चीज हमने सीजन 2 में भी देखी थी। यहाँ याद आ जाता है कि ये बच्चे कुछ ना कुछ याद दिलाना चाहते हैं। और दोस्तों यहीं पर हम देखते हैं कि तबीता को विजन आते हैं जो पास से कनेक्टेड होते हैं। धीरे धीरे उसे लगने लगता है कि वो पहले भी यही थी और जेड भी सेम फील करने लग जाता है। और यहीं पर सीजन का मिड पॉइंट हिट होता है और ये सब पहले भी हो चुका है। साइकिल रिपीट हो रही है और यहीं पर कहानी एक मिस्ट्री बनकर फ्रेजाइल हो चुकी है और ट्रुथ सरफेस पर आने ही वाला है। दोस्तों मिड सेक्शन के एंड तक सबको फील हो चुका है कि टाउन काफी ज्यादा रैंडम जगह नहीं है। ये रिपीट साइकिल जैसा बिहेव करती रहती है। लोग सफर करते हैं, कुछ क्लूज मिलते हैं और कुछ क्लूज मिलते ही नहीं और सब रीसेट हो जाता है और स्टोरी इसी रियलाइजेशन स्टेज से आगे बढ़ जाती है। और दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि जो तबीता वापस आ चुकी है वो काफी ज्यादा परेशान रहती है। जिम उसे देखकर इमोशनल भी रहता है, पर अब तबीता का फोकस क्लियर है। वो टाउन का ओरिजिन समझना चाहती है और साइकिल को ब्रेक करना चाहती है। जेड भी अपनी तरफ से पैटर्न्स डिकोड कर रहा होता है। उसे नंबर्स और सिंबल्स हर जगह दिखाई देते हैं, ये रैंडम नहीं है। वो उससे ऑब्सेस हो जाता है और इन्हें समझने लगता है। धीरे धीरे उसे लगता है कि नंबर्स एक्चुअली म्यूजिकल नोट्स हैं। ये रियलाइजेशन सिंपल लगती है पर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दोस्तों वो एक मेलोडी प्ले करता है जो नंबर्स के साथ मैच होती है। जब वो मेलोडी प्ले होती है तो कुछ स्ट्रेंज होता है, वही बच्चे वापस आते हैं जैसा कि हमने इससे पहले भी बात करी थी। और दोस्तों यहाँ पर तबीता ये सब देखती है तो उसे स्ट्रॉन्ग विजन्स आने लगते हैं। उसे लगता है कि ये सब पहले भी हुआ है। उसे फ्लैशेस मिलते हैं और लाइफ के क्लूज मिलते हैं जहाँ वो किसी और के नाम से थी पर सेम मिशन पर थी। जेड को भी सिमिलर फीलिंग आने लगती है। धीरे धीरे एक हैवी रियलाइजेशन बिल्ड होने लगती है। तबीता और जेड पहले भी इसी टाउन में आ चुके हैं। उनकी पास्ट लाइफ्स भी यहीं फंसी हुई थी। मतलब ये उनका फर्स्ट टाइम नहीं, ये एक लूप है। वो पहले भी आए हैं, टाइम निकाल कर गए हैं और फिर से आ गए हैं और फिर से टाइम निकाल रहे हैं। इस रियलाइजेशन के बाद तबीता और जेड पास्ट इवेंट्स को कनेक्ट करवाने के लिए जुट जाते हैं। विजन में उन्हें एक पुराना टाउन दिखाई देता है जो कि ओरिजिनल वर्जन होता है इस टाउन का। वहाँ के लोग काफी ज्यादा डेस्परेट थे, वो इमॉर्टैलिटी चाहते थे। उन्हें किसी एंटिटी ने प्रॉमिस दिया था कि अगर वो सैक्रिफाइस करेंगे तो वो डेथ से बच सकते हैं। और दोस्तों फिर सबसे डार्क रिवील मिलता है। उन्हें अपने ही बच्चों का सैक्रिफाइस करना पड़ता है और उन्होंने अपने बच्चों का सैक्रिफाइस भी किया था और ये सैक्रिफाइस एक रिचुअल बन गया था। बच्चों की सोल्स ट्रैप हो चुकी थी। एडल्ट्स को इमॉर्टैलिटी मिल गई थी पर नॉर्मल लाइफ बिल्कुल भी नहीं मिली। वो मॉन्स्टर बन चुके थे, रात को शिकार करते थे, दिन में सोने लग जाते थे। मतलब जो मॉन्स्टर्स टाउन में दिखाई देते हैं ओरिजिनली ह्यूमंस थे। और इस रिवील के बाद सब कुछ कनेक्ट होने लगता है और इसे रिवील हो जाता है कि जो ट्रैप्ड बच्चे थे वो सैक्रिफाइस विक्टिम थे और जो मॉन्स्टर हैं वो ओरिजिनल एडल्ट्स हैं जिन्होंने बच्चों को सैक्रिफाइस किया। और वो टाउन बन जाता है एक कर्स्ड लूप जहाँ पर बच्चों को सैक्रिफाइस किया जाता था उन एडल्ट के द्वारा अपने फायदे के लिए। और यहीं से स्टोरी क्लियर हो जाती है कि ये लूप क्यों चल रहा है। और दोस्तों यहीं पर फातिमा की प्रेगनेंसी की मिस्ट्री भी क्लियर होने लग जाती है। इनिशियली सबको लगता है कि ये होप का साइन है और एक बेबी जो इस नाइटमेयर में नई जिंदगी लाएगा, पर सिम्टम्स काफी वियर्ड थे। अब ट्रूथ रिवील होता है कि नॉर्मल बेबी कैरी नहीं कर रही। और दोस्तों यहीं पर हम देखते हैं कि जब बॉयड ने पहले एक मॉन्स्टर को मारा था अपने खून से तो सबको लगा था कि वो परमानेंटली खत्म हो गया है, पर एक्चुअली मॉन्स्टर्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होते ही नहीं, उनका साइकिल चल ही रहा होता है और उनका रिबर्थ पॉसिबल होता है। फातिमा नोइंगली एक होस्ट बन चुकी है, उसके अंदर एक मॉन्स्टर का रिबर्थ ग्रो हो रहा है जिसको बॉयड ने मारा था। और दोस्तों यहीं पर सारी गुत्थियां खुल जाती है। डिलीवरी के टाइम एक टेरिफाइंग सीन दिखाया जाता है और किमिनो वाली औरत जो एल्जिन को विजन्स में दिखाई गई थी वही सामने अपीयर हो जाती है। वो फिटस को ले जाती है और मॉन्स्टर्स के पास रख देती है। फिटस रैपिडली ग्रो करता है और वापस एक फैमिलियर मॉन्स्टर बन जाता है। मतलब मॉन्स्टर इमॉर्टल है, वो एक इमॉर्टल साइकिल जी रहे होते हैं। अगर वो कभी मर भी जाएं तो वो फिर से कहीं ना कहीं से जिंदा हो सकते हैं, बस उन्हें एक होस्ट की जरूरत होती है। दोस्तों यहीं पर हम देखते हैं बॉयड और एलिस फातिमा को ढूंढने निकल जाते हैं। एल्जिन जेन्युइनली बिलीव करता था कि बेबी सबको घर ले जाएगा, उसका इंटेंशन इविल नहीं था पर वो मिसगाइडेड था। दोस्तों यहीं पर हम देखते हैं कि बॉयड इवेंचुअली फातिमा तक पहुंच जाता है। रिबर्थ प्रोसेस शुरू हो चुका है। ये मोमेंट शेरिफ बॉयड के लिए काफी ज्यादा हैवी होता है। वो रियलाइज करता है कि जो कुछ भी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है वो उसकी सोच से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डार्क है। और टाउन में अब सबको पता चल जाता है कि मॉन्स्टर मरकर खत्म ही नहीं होते, वो रिबर्थ हो जाते हैं। और ये नॉलेज लोगों को और भी ज्यादा होपलेस बना सकती थी, पर इसी बीच एक और स्ट्रेंज डेवलपमेंट हो जाती है। दोस्तों यहीं पर हम देखते हैं कि जूली को वियर्ड एक्सपीरियंस होने लगते हैं। वो टाइम जैसी चीज फील करने लगती है। एक मोमेंट
मोमेंट में वो प्रेजेंट में हो जाती है और दूसरे में वो एकदम फ्यूचर का ग्लिम्स देखने लग जाती है। इवेंचुअली रिवील होता है कि जूली समहाउ टाइम के अक्रॉस मूव कर सकती है। उसके पास एक पावर है जिससे वो टाइम ट्रेवल कर सकती है और ये फुली कंट्रोल्ड एबिलिटी नहीं है, पर हिंट्स मिलते हैं कि वो टाइम लाइन चेंज कर सकती है। और एक सीन में फ्यूचर वर्जन ऑफ जूली अपीयर हो जाती है और हम देखते हैं कि जिम को वो वॉर्न कर रही होती है और कहती है कि इवेंट्स चेंज करने होंगे, मतलब टाइम लाइन फिक्स्ड नहीं है, इसका मतलब होप एग्जिस्ट करती है और साइकिल ब्रेक भी हो सकता है। और दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि तबीता और जेड अपनी पुरानी जिंदगी को और ट्रैप्ड चिल्ड्रन को साथ में कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और इस गुत्थी को सुलझा लेते हैं और उन्हें रियलाइज होता है कि उनका रोल सिर्फ सरवाइव करना नहीं, उन्हें ट्रैप्ड चिल्ड्रन को फ्री करना भी होता है। तभी कर्स ब्रेक होगा जब तक वो पाप खत्म नहीं हुआ। दोस्तों सीजन के फिनाले में टेंशन काफी ज्यादा पीक पर पहुंच जाती है। सबको फील हो रहा है कि ट्रुथ सरफेस पर आ रहा है और तभी एक नया कैरेक्टर अपीयर हो जाता है। वो एक आदमी येलो जैकेट में होता है, एक नॉर्मल मॉन्स्टर जैसा बिहेव नहीं करता क्योंकि वो दिन में एक्टिव रहता है और वो शांत स्वभाव का है, काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी है और एक्सट्रीमली डेंजरस भी लगता है। वो जिम के पास जाता है और अपनी कन्वर्सेशन शुरू करता है। उनकी कन्वर्सेशन काफी ज्यादा छोटी होती है पर काफी ज्यादा भारी होती है। वो जिम को मार देता है और बोलता है कि नॉलेज कम विद अ कॉस्ट। इस लाइन का मीनिंग काफी ज्यादा भारी होता है दोस्तों। जितना ज्यादा लोग टाउन के ट्रूथ के करीब आते हैं उतना ज्यादा उनके लिए खतरा बढ़ जाता है। और ये येलो जैकेट वाला आदमी कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं, ये किसी हायर एंटिटी का एजेंट है या मे बी मेन कंट्रोलर भी हो सकता है। अभी तक ये मिस्ट्री सुलझी नहीं है। और दोस्तों सीजन यहीं पर इंटेंस क्वेश्चन मार्क पर खत्म हो जाता है और जिम मर चुका होता है और सच्चाई पार्शियली रिवील्ड तो हो चुकी है और काफी सारी गुत्थियां भी सुलझ चुकी हैं और साइकिल भी क्लियर हो चुका है, पर एस्केप अभी तक अनसर्टेन है। अभी तक हमें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। अभी तक हमें ये नहीं पता कि इस दुनिया को लीड कौन कर रहा है। दोस्तों जाने से पहले पूरी कहानी का मेन लॉजिक समझो, ये मेन जूस बहुत जरूरी है, तभी आप सीजन 4 को अच्छे से समझ पाओगे। दोस्तों टाउन एक रैंडम हॉन्टेड जगह नहीं, ये एक कर्स्ड रूप है जो एक एंशिएंट सैक्रिफाइस से स्टार्ट हुआ था जिसमें बच्चों की बलियां दी जाती थी, वो भी अपनी एज को रोकने के लिए ताकि वो लोग बूढ़े ना हो और वही बच्चे आगे जाके भटकने लगे और जिन लोगों ने उनको मारा वो लोग मॉन्स्टर बन गए। और ओरिजिनली लोग इमोर्टेलिटी चाहते थे, उन्हें अपने बच्चों को सैक्रिफाइस किया, बच्चों की सोल से ट्रैप हो गई, एडल्ट्स मॉन्स्टर बन गए और तब से ये साइकिल चल रही है। दोस्तों नए लोग आते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बच्चों को फ्री करने की कोशिश करते हैं पर वो फेल हो जाते हैं और घूम फिर कर वापस आ जाते हैं। और तबीता और जेड ऐसे ही चूजन लोग हैं, वो पहले भी ट्राई कर चुके हैं कि बच्चों को बचाया जाए पर इस बार उन्हें साइकिल ब्रेक करनी होगी। मॉन्स्टर इमॉर्टल है क्योंकि रिचुअल्स ने उन्हें लूप में डाल दिया है और वो कभी मरते ही नहीं। तो फातिमा की प्रेगनेंसी ने प्रूव कर दिया है कि मॉन्स्टर्स रीबर्थ ले सकते हैं, मतलब सिर्फ उन्हें मारना सॉल्यूशन नहीं बल्कि कर्स ब्रेक करना जरूरी है। जब तक ये पाप टूटा नहीं तब तक ये चीज और लूप चली रहेगी। दोस्तों यहीं पर हम देखते हैं कि जूली की टाइम शिफ्ट एबिलिटी हिंट देती है कि कोई टाइम लाइन चेंज हो सकती है, मतलब डेस्टिनी फिक्स नहीं बल्कि एक उम्मीद जरूर एग्जिस्ट करती है। और दोस्तों जो अंत में हमने येलो जैकेट वाला आदमी देखा था वो कोई बड़ी एंटिटी हो सकती है या उसे कोई बड़ी एंटिटी कंट्रोल कर रही है और मॉन्स्टर्स शायद सिर्फ उनके हथियार हैं और फाइनल बैटल उस एंटिटी से ही होगी। अगर दोस्तों सिंपल बात कहूँ तो टाउन लोगों के गिल्ट और पास्ट मिस्टेक पर फिट करता है। जब तक ओरिजिनल सैक्रिफाइस या कर्स ब्रेक नहीं होगा तब तक साइकिल रिपीट होती ही रहेगी और इस एस्केप का रास्ता सर्वाइवल नहीं बल्कि सच्चाई को फेस करना है, ट्रैप्ड सोल को फ्री करना है, उनकी आत्माओं को मुक्त करना है और लूप को तोड़ना पड़ेगा। तब तक यहाँ से बाहर नहीं निकला जा सकता और सीजन इस पॉइंट पर खत्म होता है जहाँ पर कुछ सवालों के जवाब तो मिले पर फाइनल सॉल्यूशन अभी भी दूर है। अब सब कुछ इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या इस बार कोई साइकिल तोड़ पाएगा या फिर सब कुछ फिर से रिपीट होगा या ये मिस्ट्री और भी ज्यादा उलझ जाएगी। दोस्तों कहानी यहीं पर खत्म होती है और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।